भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। आज मैं सूरत की धरती पे हूँ और वार्ड नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आज अगर देखा जाए तो ये 10 नंबर 11 नंबर में तब्दील कर दिया गया। तो आज मैं इस घर पे बैठी हूँ जहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद अनिल भाई जी हैं। सामने में अनिल भाई जी बैठे हुए हैं और आज हम उनकी इतिहास की कहानी आप तक पहुँचाने जा रहे हैं इनकी जुबानी से। पूर्णेश ईश्वर लाल मोदी जी, जो यहाँ के छोटे से यानी कि धरती से लेकर के आसमान तक का सफर उन्होंने पूरा किया, जो आज रूबरू हम आपको कराने जा रहे हैं उनके मित्र अनिल भाई जी से। और अनिल भाई जी हर प्रश्न का जवाब देंगे कि जमीन से आसमान तक का सफर आखिर पूर्णेश भाई जी कैसे पूरा किए। तो आपका स्वागत है भव्याश्री स्टूडियो में आपका, कि आपकी धरती पे ही हम अपने स्टूडियो को बुला के ले आए हैं। आप मुझे उनके विषय में गतिविधि बताइए, शुरू से ही उनकी जो गतिविधि शुरू हुई है, यानी बचपन आपके सामने खेलते हुए आप लोग दोनों बड़े हो, तो मुझे जरा उनकी गतिविधि बताइए कि कैसा रहा बचपन का साथ आप दोनों का। वैसे मैं उनको बड़े भैया की तरह मानता हूँ जी जी, मेरे राज्य के गुरु समझ के चलता हूँ उनको जी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1965 में हुआ था। हमारी जनता को आप बताइए जरा, कैमरे में देखते। तो उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में देश के लिए कुछ करने के लिए पहले तो उन्होंने स्टडी किया, उसमें वकीलात उन्होंने बीकॉम LLB बने, बाद में राजकारण में आ गए। तो बचपन से उनका रहनी करनी एक गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से उनकी शुरुआत हुई थी। उनके माताजी भी पापड़ बेल के सबको देती थी, मतलब बहुत गरीब भाई समझोगे। उसकी मुश्किल में उन्होंने वो पिता का साया बचपन से उठ गया था उनके सर पे से। तो माताजी के साथ में संघर्ष करके उन्होंने खुद भी टाइपिंग भी किया, कभी कभी चाय भी बेची थी। तो वो हिसाब से उन्होंने पूरी अपनी लगन से राजकारण में बीजेपी के साथ में जुड़ के उन्होंने शुरुआत की थी। और 2000 से 2005 तक वो सूरत में पार्षद भी बने थे और शासक पक्ष नेता बोलते हैं वो बने थे यहाँ पे सूरत में। तो उन्होंने बहुत खंड से पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया। और मैंने एक बात देखी कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े कैसे बनाया जा सकता है, वो खाली एक बीजेपी में ही है। तो वो मैंने देखा है। पूर्णेश भाई को मैं बचपन से पहचानता हूँ, मेरा संबंध मित्रता बचपन से घड़ी, खास उनके साथ मेरे संबंध है। तो वो उनकी जीवन को देख के मुझे भी कभी होता है कि नहीं, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश की सोच रख के चलती है, सांस्कृतिक विचारधारा रखती है। और कैसे उनने नेशन फर्स्ट वो पार्टी का हमारा जो मेन हमारा बोलते पंच धारक वो करते हैं हम लोग। तो वो हिसाब से पंच तत्वों में हम वैसा पूरे देश को पूरा मानते हैं। तो पूर्णेश भाई ने बचपन से बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, अपने वार्ड के लिए पहले मेहनत की, बाद में धीरे धीरे। किस वार्ड के लिए? वो वार्ड नंबर 1 में थे पहले। वार्ड नंबर 1 नानपुरा भागवत सोनीपड़े वार्ड था, उसमें वो पार्षद बन गए। तो पहले उनमें वो जनरल सेक्रेटरी थे वो वार्ड में। बाद में उनको टिकट मिली, पार्षद बने। बाद में 2005 के लास्ट ईयर में उन्होंने शासक नेता बने। बाद में 5 साल उनको जरा पार्टी ने कुछ स्थान नहीं दिया था, तो शांति से बैठकर उन्होंने काम किया था। लेकिन नरेंद्र भाई के नजदीक में वो इसलिए आए थे, नरेंद्र भाई जब भूकंप हुआ था कच्छ में, हमारे प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री 2001 में, हाँ जब भूकंप हुआ था बचाव में, तो उस टाइम पे पूर्णेश भाई वहाँ पे काम कर रहे थे कच्छ में। तो उन्होंने वहाँ देखा पूर्णेश भाई को कि लड़का बहुत काम कर रहा है, उनके साथ दूसरे और भी कार्यकर्ता जुड़े हुए। तो पूछा भाई कहाँ से हो, तो उससे तभी संबंध बन गए थे उनके। और जब नरेंद्र भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, तो उनके अगले दिन पूर्णेश भाई उनको विश करने गए थे सर्किट हाउस में। उनको विश भी किया कि सर आपको बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ सर, आप आगे बढ़ी, हम आपके साथ हैं। तो वो हिसाब से नरेंद्र भाई गुरु पहले से थे। और मेरे ख्याल से पूर्णेश भाई ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए बचपन से उन्होंने गरीबी के हिसाब से वो हमेशा गरीबों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा 24/7 उनका हमने एक हैशटैग कर लिया है कि पूर्णेश मोदी 24/7 हैशटैग, मतलब वो उसी से वो चलते हैं। वो भी कभी भी आप उनको फोन करिए तो उठा लेते हैं। अभी मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर बने हैं, तो तभी भी उनका एक सबसे बड़ी बात यही है कि आप उनको फोन, कोई काम करे फोन करेंगे तो वो आपका फोन अगर नहीं उठा पाएंगे, मीटिंग के हो गए तो आपको 24 घंटे के अंदर उनके ऑफिस से फोन आएगा या खुद फोन करेंगे कि बोलिए आपका काम क्या काम था जो आपने हमको फोन किया था, तो आप बोलिए क्या काम है। तो वहां से बैठे बैठे उनका काम फॉलो कर लेते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी ये बोलते कि मिसाल है पूरे सूरत में, इसलिए सूरत के सब कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं।
मेरे ख्याल से उन्होंने 2010 में उनको जब नरेंद्र भाई ने उनको सूरत के प्रेसिडेंट के रूप में उनको चार्ज दिया था, जी जी तो 6 साल उन्होंने 2 टर्म 6 साल वो यहाँ पे प्रमुख भी रह चुके भाजपा के। तो 6 साल में उन्होंने कम से कम 1000 कार्यक्रम किए सूरत में। अभी 6 साल के दिन कितने होते हैं, 365 से गिनने जाओ तो कितने हो सकते हैं, 2000 के ऊपर थोड़े होते हैं। तो वो हिसाब से पुणेश भाई ने 2200 दिन में 1000 कार्यक्रम दिए सूरत में। तो पूरे सूरत में मतलब कोई 1-2 दिन में कार्यक्रम होते रहते। तो पूरे सूरत में 12 बार विधानसभा बोलते हैं हमारी, वो उन्होंने जिताया। और पूरे यहाँ सूरत में जब उनके इलेक्शन लड़वाया 2 बार, तो दोनों बार भाजपा का यहाँ पर शासन चल रहा है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो देख के ही उनको 2013 में बाई इलेक्शन में उनको टिकट मिला था, तो वो पहली बार एमएलए बने। फिर 13 के बाद 17 में वापस इलेक्शन आया, तो 17 वापस उनको वापस टिकट मिल गया। और वो तो मैं समझता हूँ उनकी काम की कोने के हिसाब से उनको पार्टी ने उनको जो अभी कैबिनेट मंत्री बनाया है गुजरात सरकार का, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आज एक स्लोगन चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें उनका क्या मतलब योगदान रहा है, ये मुझे बताइए आप। पहली बात तो है कि हमारे चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई जी जब थे गुजरात में, तो उन्होंने अभियान चालू किया था। बिल्कुल। तो हमने पूरे सूरत में सब लड़कियों को, बच्चियों को, महिला छोटी बच्चियों को हमने पढ़ा के बहुत उन्होंने सपोर्ट किया था। उस टाइम में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है उनके अंदर आता था, तो उन्होंने बच्चियों को सबको लिए दफ्तर बोलते वो है या पुस्तक हो, वो सब मुफ्त दिलाने का काम किया था। और मेरे ख्याल से गणेश उत्सव समिति के पहले प्रमुख थे वो। सूरत में बहुत बड़ा महोत्सव होता है गणेश उत्सव, उनके प्रमुख थे वो। 2010 तक वो 12 साल तक रहे थे। मतलब 2000 के पहले से उन्होंने 18-19 से चालू किया था। बाद 2010 में मेरे को वो पदभार मिला गणेश उत्सव समिति का। तो उनके प्रेरणा के हिसाब से मैंने 25,000 नोटबुक हम लाके गरीब बच्चों को बांटते थे। 25,000 नोटबुक पूरे शहर में, जहाँ गरीब बच्चियां है या फिर वहाँ पे गरीब कुटुंब के लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको हम नोटबुक दे रहे थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम दे रहे थे। तो उनकी सोच बहुत लंबी है। और उनकी एक ही बात है कि गरीब जो कोई भी कुटुंब हो उसको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, वो उनके दिमाग में हर बार रहता है। जैसा नरेंद्र भाई बोलते हैं कि भाई गरीबों को ऊपर लाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, तो वही सोच लेके वो चलते हैं। और देशभक्त के हिसाब से देखना है तो उनके वीर सावरकर जो उनके बहुत मतलब वो मानते हैं देशभक्त के लिए। हिंदू राष्ट्र की बात चलती रहती है कभी कभी, लेकिन वो बात करते हैं नहीं, सबको साथ में लेके राष्ट्र बनाएंगे। वैसा नहीं, कोई भी सब धर्म में संभाव रखते हैं। किसी के भी उसके वहाँ कोई भी काम लेके जाएगा तो पूछते नहीं कि कौन से धर्म से है, कोई कभी पूछते नहीं है, सबको काम करके देते हैं। उन्होंने पहली बार सूरत में लघुमती मोर्चा जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको भी उन्होंने शुरुआत की थी सूरत में होद्दा देने का। तो वो हिसाब से मुस्लिम लोग भी यहाँ पे सूरत में ज्यादा हमारे साथ मिले हुए हैं, तो वो उन्हीं की देन है सूरत में। एक बात और पूछना चाहूंगी, चूंकि आप भी एक नेता हैं और वो भी एक नेता बने और अभी तो बहुत ऊंचाई पे है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग की जो स्टार्टिंग होती है पारिवारिक रूप से हम बात कर रहे हैं एक परिवार में, लेकिन ये दौर बढ़ता चला जाता है। तो आज कल चूंकि उनके परिवार के आप मेंबर्स रहे हैं, चूंकि आप मित्र हैं, तो कल उनका दौर पारिवारिक जो रहा है दिनचर्या उसमें और आज जब ऊंचाई पे पहुंच गए, इस दिनचर्या के विषय मुझे आप बताइए। क्योंकि वो उनकी जुबानी जब मिलूंगी तो उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए कि अभी जो भाभी जी हैं यानी कि पुणेश जी के धर्मपत्नी के विषय में बता रही हूँ, या जो बच्चे हैं, तो ये घरेलू मामला में क्या कभी ऐसा भी होता है कि नेताजी चूंकि हम लोग के नजर में या देश के नजर में वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो घरेलू जो मुद्दा होता है थोड़ी थोड़ी चीज, उसमें भी क्या भाभी जी से इस तरह नोक झोंक होता है, वो थोड़ा सा प्रकाश में डालिए ताकि हमारा देश भी जाने कि नहीं आम आदमी और खास आदमी में क्या कोई फर्क नहीं होता है, पत्नी पत्नी की जगह होती है और घर की लड़ाई क्या होती है, छोटी छोटी प्यार भरी लड़ाई। देखो मैंने कभी उनको ऐसे उनकी वाइफ के साथ झगड़ा बहुत कभी देखा नहीं है, क्योंकि जब महिला का हाथ होगा तभी पुरुष आगे बढ़ सकता है, वो सब जानते हैं। पुणेश भाई के जो संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान उनकी धर्मपत्नी ने दिया हुआ है कि वो, इसलिए मैं जानता हूँ मेरी धर्मपत्नी उनकी धर्मपत्नी दोनों एक फ्रेंड है साथ में, जो बात पता चलती है तो उससे लगता है कि कभी भी पुणेश भाई ने कभी भी अपनी बीवी को कभी कोई भी चीज में डांटा नहीं है, कभी उनको गुस्से होते देखा नहीं है। हाँ एक बात है कि कभी कभी धर्मपत्नी बोलती है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कि उनको एक बार अटैक आ चुका है, तो वो इतना वर्क करते हैं, लोड करते हैं,
उनका हमने कि उनका एक क्या बोलते हैं निकाला था कि पुनेश भाई सोते नहीं और किसी सोने देते नहीं, वो इतने लगे रहते काम में कि खुद सोते भी नहीं थे और किसी तरह को सोने भी देते नहीं, जागते रहो। तो वो विकास के लिए तरक्की करती है, देश के लिए कुछ न कुछ काम करते रहो, जागते रहो, काम करते रहो। तो उसी हिसाब से वो लोड इतना बढ़ गया था उन पे, तो उसी उनको अटैक भी आया। लेकिन भगवान के रूप में बच गए, उनको 2 स्टैंड लगे थे, अभी वो अच्छी है। लेकिन उन्होंने भी अभी ध्यान देना शुरू किया है कि कभी कभी नोकझोंक में उनकी भी उनको बोलते खाना पर खाते हो कि नहीं खाते हो, वो उनको कभी कभी ये भी भूल जाते हैं। अगर देश की सेवा में गिर गए तो खाना भी भूल जाते हैं, बोलते भाई खाना बनाओ, खाओ, आराम करो, उनके लिए बोलना पड़ता है। उसमें नोकझोंक थोड़ी होती होगी, वरना पुलिस का स्वभाव इतना सरल है। कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनको जाने के बोलता मिलने के तो कभी वो मना नहीं करते। और उनका 24/7 मैंने बोला 24 घंटे कभी भी जाओ हफ्ते में तो वो मिलते रहे, फोन पे तो मिले ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि नेता बन के फोन नहीं उठाएंगे, अगर फ्री होंगे फोन तुरंत उठाएंगे, नहीं होंगे तो आपको तुरंत फोन भी आएगा 24 घंटे के अंदर, तो आपका काम भी खत्म हो सकता है। तो वो हिसाब से उनका जो काम है वो एकदम स्पष्ट है, सब जानते हैं यहाँ, इसीलिए उनको लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल गुजरात में जो बोलते कि मार्जिन के हिसाब से पुनेश भाई पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर है, उनके मार्जिन के हिसाब से लीड जो उनकी जो उसको हरीफ ने हराया उनमें लीड उनकी सबसे ज्यादा गुजरात में उनकी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। और यहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल से पूरे इलाके में उन्होंने मैं 2 टर्म पार्षद रह चुका हूँ, तो उन्होंने हर बार विकास के लिए कभी मना नहीं किया। अच्छा काम लेके जाओ, उनको लगेगा प्रेजेंटेशन करो तो बोलेंगे अच्छा काम है तो पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनका 0 करप्शन की जो बात है वो हमको बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हम उनके साथ में हैं, उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पुणे में ऐसे नेता सूरत को तो मिलने वाले नहीं है, लेकिन गुजरात को भी अगर ऐसे में और मिल जाए तो मैं गुजरात का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। नहीं तो एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ हम आपसे और कहना चाहेंगे कि पहले आप घर के थे, अब चूंकि जब से आप समाज सेवक में उतर रहे हैं, जब से होश संभाले या जब से गतिविधि होती है, तो हर नेता को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके द्वारा। तो ये बताइए उस लड़ाई के विषय में हमारा मुद्दा है, क्योंकि आप अभी पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं, घर के नहीं है, अभी सिर्फ घर आपके लिए घर नहीं है, पूरा भारत ही आपके लिए घर बन गया है और अभी सूरत जो है वो आपका घर है। तो इस घर का मुद्दा में कि जो आपकी भी धर्म पत्नी है, तो उनमें हो सकता है आप बोल के जाए हाँ ठीक है तुम्हारे मायके हम चलेंगे, किसी शादी विवाह में तो हर आदमी का एक शौक होता है चलिए हमारे जिया जी आएंगे, हमारे दामाद जी आएंगे, और एक दफा आपको देश के काम से किसी और बेटी के विवाह में जाना हो तो यहाँ पे है कि नहीं भाई तुम चली जाओ, हम बाद में आएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे, बाद में पहुंचे। वो जब लौट के आते हैं वो क्या ताना सुनना पड़ता है, ये ताना बाना जरा मुझे बताइए, हमारे लोग भी जरा चाह से सुनना पसंद करेंगे कि ताना यहाँ भी है, सिर्फ उनके घर तक नहीं है। देखो पहली बात तो कि हम महिला का इज्जत बचपन से करते हैं। जी जी। हमारे जो नेता पुनेश भाई भी है जी, और सब हमारे जो मित्र मंडल है उसमें सब लोग ऐसा है कि पहले वाइफ को पहले प्राधान्य देने का कि भाई तेरा काम क्या मुझे बोल मैं कर लूंगा। लेकिन एक बात में हमने भी, मेरी वाइफ को भी मैंने बहुत उसको छूट दे रखी है। वैसे वो करती क्या है, वो वही बोल रहा हूँ, वो पहले घर काम तो करती है, पूरा घर का काम संभालती है। अभी भी वो खुद एग्जीबिटर है, वो खुद एग्जीबिशन करती है। लेकिन वो पूरा एग्जीबिशन उसका वो क्या फरसान बोलते हैं ना, फरसान के बिस्किट में सब आइटम वो बेचती है एग्जीबिशन में जाके। लेकिन वो भी इसलिए बेच रही है, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं खुद का कर रही है, गुरु उद्योग का लाइसेंस उसके पास है। लेकिन उसके वो इसलिए कर रही है कि उससे कितनी लड़कियों को रोजी रोटी मिलती है। जी जी बिल्कुल। वो समझो पापड़ बनाने का हो या फिर अपना कोई खाखरा बोलते सूरत में वो खाने का हो या फरसान, तो वो सब लड़कियों को वो काम बांटती है जिससे उनको रोजी रोटी मिलती है। तो वो हिसाब से वो चला रही है कि वो मेरे साथ में दूसरी भी लड़कियां कमाएगी, महिला कमाएगी तो पकबर होगी। आत्मनिर्भर भारत की बात नरेंद्र भाई कर रहे हैं, वो हमारे घर में भी लागू है। मैंने भी मेरी वाइफ को छूट दे रखी है, वो भी महीने में 3-4 बार ऐसे जाती है एग्जीबिशन में, अपना जो घर की जो खाने की चीज होती है वो सब बेचती है। तो उससे उसको भी अच्छा लगता है कि यहाँ घर में पड़े पड़े टीवी देख के अगर जो अच्छी बात तो देखने का मिलता है, लेकिन पिक्चर में कभी कभी के बाद गंदा भी बात आता है, वो उसको पसंद नहीं है। हमारा सीरियल में भी फैमिली सीरियल देख सकते हो, वही देखते हैं, सब कोई देखते नहीं है। चलिए आपने सीरियल की बात की तो एक सीरियल का नाम हम लेना चाहेंगे, जिस सीरियल का कुछ मुद्दा मेरी नजरों से गुजरता है तो सोचने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। ये सीरियल है अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर। अभी जो सीरियल आपका चल रहा है सोनी चैनल से, ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहानी सुनी होगी रानी अहिल्याबाई के विषय में, उनके विषय में थोड़ा मुझे बताइए आप।
थोड़ा प्रकाश डालिए कि महिलाओं को जो बांध कर अभी बहुत सारा, आपने भी गृह उद्योग की बात की है, और गृह उद्योग की शुरुआत अहिल्याबाई ने की थी। 2-3 चीजें जैसे कि विधवा विवाह भी उन्होंने स्टार्ट किया, या बहुत सारे काम की महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही दरवाजा खोल दिया। ये मुझे उनके विषय में बताइए, क्योंकि अभी आपके घर में मैं देख रही हूँ कि आपने भाभी जी को ही निकाल दिया, तो पूरे देश को ये जानना चाहिए कि नहीं, नेता के घर में भी ऐसी बातें नहीं है, किसी प्लेन से ही वो उड़ते हैं और घर में सिर्फ सोफा पे बैठते हैं और आराम से आराम की जिंदगी देते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग आम आदमी की तरह भी काम भी करते हैं और दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं कि नहीं, आपको भी करना चाहिए, यानी स्वावलंबी जिंदगी जियो। हर किसी को स्वावलंबी जिंदगी जीना चाहिए। तो हमारे नेताजी सामने में बैठे हुए हैं, आप खुद सुन रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये रानी अहिल्याबाई होलकर जो इतना कुछ की, हर इंसान को उस तरह तो बनना ही चाहिए स्वावलंबी। कैसा हो, हमारे देश की बेटियां कहाँ तक जाए, कैसी हो। पहली बात है, बच्चियों को, बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। सबसे ज्यादा पब्लिक करना हो तो एजुकेशन फर्स्ट, लड़कियों को तो ज्यादा पढ़ाना ही चाहिए। जी जी। तभी वो आगे बढ़ सकती है। आपकी कितनी बेटी है? मेरी 2 बेटी है। मेरी बेटी एक आर्किटेक्ट बनी है, आर्किटेक्ट बनी हुई है, जी जी। मास्टर करने जा रही है, जी जी। करेगी, वो अपना फ्यूचर बना रही है जी। और दूसरी बेटी? पहली बच्ची का शादी हो गया है। जी जी। लेकिन उसके अंदर वो थोड़ी पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी। जी जी। तो भी मैंने उसको बीकॉम था, उसको पढ़ाया मैंने। लेकिन बाद में उसकी शादी हो गई, क्योंकि वो 21 साल की हो गई, तो बोले भाई शादी करवा लिया, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि उसको मैंने गलत किया, तो उसको मैंने और आगे पढ़ाना चाहिए। हाँ। लेकिन उसने खुद ही डिसीजन लिया था कि मुझे पापा अब मेरा शादी कर लेंगे, तो उसने फादर ने मुझे मार के शादी कर ली। लेकिन दूसरी लड़की ने बोला मैं शादी नहीं करूंगी, अभी 26 साल की लड़की है, जिसने मना करेगा तो मैं और पढ़ूंगी और पढ़। तो अभी वो आगे पढ़ के अभी अपने जीवन चला रही है, वो खुद है, और अपने अंदर खुद का वो खर्चा, पॉकेट मनी मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद निकाल लेती है। ये मेरे बहुत उत्साह की बात है कि मेरी लड़की खुद कमा के खा रही है, तो एक बड़ी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब लोगों को अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहिए। सबसे जब पढ़ाई पे ध्यान दो तो अपने आप लड़की को भी ऐसा कि मैं स्वावलंबी हूँ, खुद पे खड़ी काम कर सकती हूँ, तो वो होना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से मेरी वाइफ तो वैसे पहले तो वो भी उनके टाइम में तो पिताजी कुछ काम नहीं करने देते, लेकिन मैंने उसको काफी छूट दिया है। तो वो पूरा ग्रुप बना के चलती है, दूसरे लोगों को भी वो काम देती है। तो समझो कि कोई चीज बेच रही है तो खुद तो बनाएगी, लेकिन दूसरे को तो बनवा के वो बेचती है, तो दूसरे का भी उसके तुम चल रहा है। यानी स्वयं के लिए क्या जीना है, जीना है तो सबके लिए जिया जाए। तो वो सबको लेके चलती है। मुझे वही अच्छा लगता है कि मैं ये इसे उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं बोलता तू कर, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, उसको ढीले लेके मैं भी कभी जाता हूँ गाड़ी में, टाइम मिल गया तो मैं जा रहा हूँ उसके साथ, चलो भाई काम तो करिए अच्छा। वही सोच है कि बस कभी भी बच्चियों के लिए कोई भेदभाव मत रखो। मेरे ख्याल से मैंने देखा भी है कि जब भी माता पिता पे कोई तकलीफ आती है ना, तो सबसे पहले लड़की खड़ी हो जाती है जी। ये तो मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब देश में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही उसका मकसद ही है कि बेटी को आप ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपके साथ में खड़ी होगी, सुख दुख में आपके साथ खड़ी होगी बच्ची। तो बच्ची के लिए कभी भी गलत नेगेटिव सोच मत रखो और हमेशा बच्ची को आगे बढ़ाओ, उसको उसका भविष्य अच्छा बनाओ। फिर हम वहीं पे आएंगे कि मंत्री जी पूर्णेश जी के विषय मुझे बताइए कि उनकी नजरों में बेटा और बेटी में क्या अंतर है? उनका भी कोई अंतर नहीं है। उनको दो बड़ी लड़की है उनकी, और लड़का छोटा है, लेकिन दोनों लड़की को उन्होंने थोड़ी सी रोकती मैं बोलूंगी, ये बात मैं जानती हूँ, इनसे पहले मेरी चर्चा की विषय हुई है, काफी तारीफ कर चुकी है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इनकी जुबानी सुनिए कि उनके विषय में भी पूर्णेश मंत्री जी जो मंत्री महोदय हैं, पूर्णेश जी के विषय में मैं इनकी जुबानी आपको बता रही हूँ कि कोई अंतर बेटी और बेटे में किया नहीं, तो आप भी बेटा और बेटी में फर्क मत कीजिए। और सुनिए इनकी जुबानी ये क्या बता रहे हैं। उन्होंने दोनों लड़की एरोनॉटिकल में इंजीनियर है, तो उन्होंने बहुत लड़कियों पढ़ाया। यहाँ से उन्होंने सबको हैदराबाद में उधर बेंगलोर भेज के उन्होंने पढ़ाया, लड़की वहां रख के पढ़ाया, उनका खर्चा भी उठाया, खुद घर के अंदर सहन करके। परिवार में उनका घर भी छोटा ही है, ऐसा नहीं कैबिनेट में उनकी कोई जमीन भी नहीं है। पूर्णेश भाई बोल रहे कि मेरे नाम पे एक जमीन भी लूंगा नहीं, और मैं कभी ऐसा पैसा इकट्ठा भी नहीं करूंगा कि मुझे दिक्कत हो। वो हमेशा बच्चे को पढ़ाने, बच्चे के लिए भी पैसा उन्होंने SBI से लोन लेके बच्चे लोगों को पढ़ाया। वो बच्चे को खुद भर के आप भरो, मैं साथ में बैठा हूँ। तो वो उनकी सोच बहुत बड़ी है कि बच्चे को पगभर करो और साथ में उसको सपोर्ट भी करो। तो और पूर्णेश भाई के मैंने अभी देख रहा हूँ कि मिनिस्टर होने के बाद भी वो कभी भी खुद के लिए कुछ काम करते नहीं है, खाली देश के लिए काम कर रहे हैं। जो मतलब सरकारी जो उनको मिलता है, तो वो खुद के लिए थोड़ा काम करते हैं, वरना ज्यादा कुछ नहीं।
उनका कोई शौक नहीं है, खाने पीने का शौक नहीं है, कहीं ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है, और खुदा मतलब क्या कहा, फालतू खर्च भी कभी करते नहीं है। वो बहुत समझ के खर्च करते हैं। सिंपल आदमी है, सिंपल आदमी है, वो सिंपल रहते हैं। उनका फैमिली में भी बहुत छोटा घर है, मेरे से भी छोटा घर है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उनको देखता हूँ तो उनसे उनको प्रेरणा मिलती है कैसे नेता होना चाहिए। मैं उनकी रुचि जानना चाहूंगी, कुछ एक दो रुचि बताइए। देखो ज्यादातर उनको क्या है, गीत, पुराने गीत सुनने की आदत थोड़ी है और ज्यादा पुस्तक पढ़ते रहते हैं। वो भी ज्यादातर स्वतंत्र संग्राम के जो अपने देश को जिसने आजादी दिलाई, तो उस हिसाब से वो उसमें बहुत वो है। उन्होंने तो 2007 में मेरे यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है अठोलाइंस में, तो वहां पे उन्होंने पूरे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी जो हुए थे उनके परिवार जन को बुलाकर सम्मान किया था, बहुत बड़ा काम किया था। तब सुभाष चंद्र बोस के कोई रिलेटिव आए थे, रिलेटिव्स भगत सिंह के भी आए थे, वो कितने लोगों को उन्होंने मिला के यहाँ पे उन्होंने सम्मान किया था। वो मुझे बहुत बड़ा लगा था कि ये इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। 2007 में वो तब कुछ नहीं थे, उनके पास कोई होद्दा नहीं था, लेकिन उन्हें तो भी उन्हें कितना बड़ा कार्यक्रम किया था। पूरे सूरत में रैली निकाली थी उनकी, या पालन पाटिया उन्होंने उनका एक सर्कल बनाया है उन्होंने, वो 20 सर्कल नाम दिया है। वहां से वहां तक उन्होंने सब शहीदों के वंशज को बिठा के पूरा सूरत में भ्रमण कराया था और वहां तक ले गए थे, उसका प्रचार किया था। तो कई पब्लिक लोग रोड पे खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे थे कि भाई शहीद भगत सिंह के वो भतीजे है कि वो है। तो वो दृश्य मेरे सामने आता, मुझे रोंगटे कर रहे थे कि वो दृश्य मैंने देखा है कि शहीद भगत सिंह जो थे उनसे वो डिट्टो उनके से दिख रहे थे, उनका पगड़ी सब ऐसा लगा आए थे, तो पूरा शहीद भगत सिंह जीवंत हो गए थे तब। तो उन्होंने उनके लिए उनको ज्यादा स्वतंत्र संग्राम के उनको बहुत मानते हैं वो उनको ज्यादा उनका इतिहास पढ़ते रहते हैं, उनका बहुत बड़ा नॉलेज है। वो खुद जब बोलते हैं ना तो पता नहीं कहाँ से उनको हिस्ट्री इतनी आती है। जब इसमें का आर्मी का भी कार्यक्रम हुआ था, जो रिटायर्ड आर्मी मैन थे उनका कार्यक्रम किया था, तो जब उन्होंने भाषण दिया था वहां पे, तो पूरे आर्मी के सब जनरल सब आए थे, वो सब खड़े होकर उनको तालियां बजे कि इतना भाषण में कभी सुना ही नहीं ऐसा देश के लिए। तो वो जानकार है, वो ज्यादा करते हैं ना। आपने कहा कि वो पुस्तक पढ़ते हैं, वो तो किताबी कीड़ा है तो निचोली है कि उसमें से पूरा निकाल करके भर चुके हैं, और जो भर चुके हैं वो दूसरे को बांट रहे हैं। वो खुद भी पढ़े बीकॉम LLB तक, तो उनकी भी ज्यादा उनकी सोच ज्यादा अच्छी है। इसीलिए लग रहा है कि ऐसे ऐसे अगर नेता हो तो नूर भर जाएगा अपने शहरों में। जरूर। चलिए बहुत अच्छा लगा। चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कुछ 4 लाइन मुझे सुनाइए और 1-2 प्रश्न आपसे व्यक्तिगत, यानी कि आपने जो पिक्चर अभी तक बचपन से लेकर अभी तक देखा होगा, क्योंकि LED में सामने में देख रही हूँ, तो कुछ ना कुछ आप सीरियल देखते होंगे या फिल्म देखते होंगे। मुझे अपनी जिंदगी का एक अनमोल फिल्म का नाम बताइए जो आपको काफी अच्छा लगा हो और उसके पात्र भी अच्छे लगे हों और आपको इच्छा होता होगा चलो अगर वक्त है तो हम उसी को टाइम पास करें, देखे कभी कभी। ये मुझे बताइए। मुझे ज्यादा हिंदी पिक्चर देखने का शौक नहीं है जी, लेकिन मैं सीरियल देखता हूँ। एक तारक मेहता की सीरियल देखती हूँ, और दूसरा वागले की दुनिया, जो वागले की दुनिया जो अभी आ रही है उसके अंदर भी फैमिली जो होता है नौकझोंक, वो पारिवारिक नौकझोंक, वही हम 2 ही सीरियल देख, मैं मेरी भाई रात को जो आएगी तो हम साथ में बैठ के हम लोग देखेंगे, वही 2 ही सीरियल, दूसरा कुछ पिक्चर देखते नहीं है। लेकिन पिक्चर में मैंने वीर सावर पिक्चर 5 बार देखा है। वीर सावरकर जी। तो वो उनकी जो देश की जो लगन थी, वो मुझे, मैं जब भी बैठता हूँ मनोमंथन करता हूँ देश के लिए, तो उनको याद करता हूँ। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, लेकिन वो बोलते कि हिंदुओं का एक वैसे हिंदू बटे हुए हैं, लेकिन वो बोलते कि राष्ट्रीयकरण करना है तो मत का रागो मत का भी साथ में एक जोड़ होना चाहिए। बिल्कुल। कई धर्म जातियों के वोट बैंक है जिसका लाभ कई राष्ट्रीय पार्टी उठा रही है, लेकिन वो अगर वो हिंदुओं का वोट बैंक बन जाए ना तो मेरे ख्याल से ये पूरे भारत का नक्शा बदल जाएगा। पूरे भारत में जो सोच गलत चल रही है अभी, वो गलत सोच भी बदल जाएगी कि भारत सबको समाता है, भारत सबको एक पूरा भारत में 4 धर्म का बोल रहे पाया है, वो वही है। 4 धर्म से पाया बना, उस पे छत है, एक भी अगर थोड़ा चमराया छत गिर जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है भाई। लेकिन ये सोच कब चलेगी कि सब एजुकेट होंगे, सबको पूरा ज्ञान होगा तो करेंगे। मेरे ख्याल से हिंदू सनातन संस्कृति ऐसी है, वो सबको समाती है, किसी को डिवाइड नहीं करती, लेकिन उसको समझने वाले गलत लोग हैं, वो उसका प्रचार अलग करते हैं, गलत राजनीति करते हैं। मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं, देश में राजनीति होनी चाहिए, फक्त अपने खुद के बल पे होनी चाहिए। और वो आदमी कैसा है, राजनीति सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे गलत रूप से लोग प्रस्तुत करते हैं
और ये सोच जो है गलत भरते हैं, जो ठीक नहीं भारत के लिए। जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाई थी, दर्द उनको जरा देख करके देखिए। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है, मतलब आता है तो हम लोग गाना सुनते हैं, उस समय सबके इसमें देखते हैं कि नहीं देशभक्ति समा गया। लेकिन जैसे 26 जनवरी गुजर कर 27वां में प्रवेश करते हैं या फिर 15 अगस्त को हटा दीजिए, उसके बाद फिर राजनीति शुरू हो जाती है। बस ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए देश के लिए। खैर मुझे ये बताइए, अभी बेटियों के लिए यहाँ क्या चल रहा है और आगे आने वाले कल में आप लोग का क्या प्लान है? यही एक दो सवाल मुझे और बताइए, या फिर मंत्री महोदय के विषय में बताइए कि वो सूरत में क्या और प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे जब वो बने प्रेसिडेंट थे सूरत में जी 2010 से 2016 तक, तो उन्होंने बहुत सूरत का विकास किया है जी। उनके टाइम में काफ़ी सूरत में अच्छा बना है। ये आप जाएंगे केबल स्ट्रेट बीच, वो भी उन्हीं की देन है। उन्होंने वो प्रोजेक्ट रखा था, थोड़ा दिक्कत आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आया, तो भी ब्रिज बना तो उनकी वजह से बना था। और उन्होंने सूरत में विकास के लिए बहुत काम किया है। जो एक्वेरियम बना है सूरत में, यहाँ पे वो दूसरा अपना बड़ा संजीव का ऑडिटोरियम बना है, स्विमिंग पूल बने हैं, वो सब पुनेश भाई की वजह से उन टाइम पे बना था। तो एक बड़ी देन उन्होंने सूरत को दी है और अभी भी सूरत के लिए सोचते रहते हैं। आउटर रिंग रोड है सूरत का, जो अच्छा माहौल बनाएगा वो भी उन्होंने की देन है। तो मेरे ख्याल से उनकी सोच एक ही है, विकास होना चाहिए। और साथ में जो छोटे गरीब कुटुंब है उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी सोच ज्यादा होती है। और मेरे ख्याल से पूरे सूरत में आपको पुणे में मोदी ऐसे नेता है जिस पे कभी कोई करप्शन का चार्ज दिलाना कोई बोल भी नहीं सकता। जी हाँ, कलम वो जीरो करप्टेड आदमी है और पूरा काम खन से अच्छे दिल से करते हैं। मैं चाहूंगी भविष्य में उनका जो भी निर्माण किया हुआ स्विमिंग पूल या पार्क है या जो भी अपनी नजरों से उनको दिखाना चाहूंगी मैं पब्लिक को। दूसरी चीज एक भ्रांति है, जो लोग सूरत आए हैं तो ये चर्चा का विषय ताप्ती नदी के विषय में। मुझे ताप्ती नदी के विषय में आप बताइए कि लोग का ये सोचना है कि ताप्ती नदी को कोई खरीदने वाले थे, नाम नहीं बताएंगे, वो काफी मतलब विश्व स्तरीय व्यक्ति हैं जो खरीदना चाह रहे थे। तो क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? देखो ताप्ती हमारी ये छोटी बात, चूंकि ये चर्चा का विषय है। लोग ये कहे हैं कि वो खरीदने आए थे लेकिन यहाँ मनाही हो गया कि नहीं हम इसे बेच नहीं सकते। ये कोई वाकई में खरीदने आए थे या नहीं आए थे? नहीं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। रूमर है, ये रूमर है, ऐसा कुछ नहीं। कोई ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। नदी की तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सूरत के लोग तापी माता को पूजनीय मानते हैं। एक कहावत है कि जो तापी के किनारे जो रहेगा ना वो सुखी होगा, कभी दुखी नहीं होगा। तो इसीलिए तापी नदी जहाँ से बहेगी वो इलाका कभी खराब नहीं होगा। यहाँ पे जब फ्लड आया था ना 2006 में जी। तब इतना गंदा सूरत हो गया था गोबरा, मतलब आप बोलेंगे ये क्या हो गया जी। तो भी तापी माता के नीर सबके घर में घुस गए थे, फिर भी सब सुखी हुए। तापी माता भले वो अंग्रेज की बात पुरानी बात है कि भाई यहाँ पे हाँ, नहीं वो है, होगा, हो सकता है। इसी संदर्भ में लोग कहते हैं कि वो आए थे खरीदने के लिए कि नीचे सोना का खान है, ले लेंगे। तो बाकी सोना का खान है क्या? देखो खान नहीं, एक जहाज बहुत बड़ा जहाज रुक गया था। जहाज, हाँ, यहाँ पे चौक में हमारा किला है जी, वो किला का मैदान बोलते किला। तो वहाँ पे पहले वावते फरकते थे गाँव के, तो वहाँ पे जहाज बड़े बड़े आते थे पहले। अभी मगदला तक की सीमित है, वो मगदला के क्या रेत भर गई, छोटा हो गया और थोड़ा भाग बन गया, ऐसा बन गया तो दिक्कत हो गई। वरना तापी ने मैं खुद स्विमिंग करता था, तब स्विमिंग करना बहुत डिफिकल्ट था, कितना वहन था पानी का। हाँ, स्विमिंग करता था मैंने 96 में मैंने डाइविंग मारना, 96 में फ्लड आया था, तो हमने पुल पे से पहली बार पुल पे से डाइव मारी थी नदी में। वो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी मैंने किया था। लेकिन क्या है कि तापी नदी हमारे लिए पवित्र माता है, उसकी हर साल हम लोग पूजा करती है सातम के अंदर, तो वो भी हमारे लिए बहुत खुशी है। अपनी वैसे नदी नहीं माता है, माता कोई बेच नहीं सकता। तो ड्रेसिंग की बात चल रही है, अच्छी बात है। मतलब हमने दोनों कांठे पे तापी नदी बेहतर देखा है, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। पानी के लिए जो समस्या थी, 50-55 लाख की बस्ती हो जाएगी, तो उस पानी का सोचना पड़ेगा, इसलिए एक चेक डैम बनाना पड़ा। इसलिए नदी खराब हो गया लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी नया प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसमें वो बैरेज बनने वाला है, तो उससे वो पूरा अच्छा हो जाएगा। तो नदी का दोनों कांठे को पानी अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है 2-3-5 साल में ऐसा होगा, आप अच्छे दोनों तरफ से बहती होगी। अनिल भाई, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और आपने जो पुनेश भाई जी जो कैबिनेट मिनिस्टर महोदय हैं
उनके विषय में बहुत चुपके से आपने बात बताया मुझे, जो हमारी कलम चलेगी हम लिखना चाहेंगे, देश को बताना चाहेंगे कि ऐसे ही नेता होना चाहिए जो नीचे से लेकर के और आसमान तक यानी फतेह हासिल किए हों। एक प्रेरणा है जो इतिहास कभी बुझता नहीं, कभी मरता नहीं, सदैव जिंदा रहती है हम लोग के आसपास, और वो प्रेरणादायक हैं। पुण्य जी से प्रेरणा लेकर के ये भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल उनके आइडियल हैं और उनको उनकी चीजों को हम अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। और हम तो लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारिए, खुद ही व्यक्तित्व में 4 चांद लगाइए ताकि नूर से भर जाए आपका व्यक्तित्व। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, अनिल भाई जी। और मैं ये चाहूंगी कि आने वाले पल में बिल्कुल आप वहां तक पहुंच जाइए और पहुंच जाइए और नूर भर जाएगा। फिर हमारे सूरत में ही नहीं, हम तो पूरे देश का बात करेंगे, पूरे भारतवर्ष का बात करेंगे कि आपकी पहुंच वहां तक होना चाहिए। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए जीवन में। समय से पहले नसीब से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है, होता नहीं। अपेक्षा रखनी नहीं, अपना काम करते रहो। और एक बात पंक्ति कहना चाहता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे देश को। तो वो एक बात है कि देश के लिए कुछ करने के लिए बलिदान देना पड़े तो देना चाहिए। और मेरे से स्वच्छ छवि से आप काम करेंगे तो ही प्रजा आपको याद रखेगी, वरना प्रजा आपको याद रखेगी नहीं। तो ये सभी को याद रख के राजकारण करना चाहिए। बिल्कुल, कल को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पूर्वज हमें देकर गए हैं, तो पूर्वज का लिया अगर हमने लिया है और उसे जी रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है इनके अनुसार कि हम अपने अनुज को कुछ देकर जाए, तभी हम इतिहास बनेंगे और हमारे द्वारा इतिहास लिखा जाएगा और कल हमारे लिए इतिहास लिखा जाएगा। धन्यवाद।